नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना लोकप्रिय चैनल बोल बिहारी में स्वागत है। मैं आलोक भास्कर इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बोल बिहारी के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन है और आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें ताकि तेजी से बदल रही दुनिया से सीधे रूबरू हो सके। दरअसल आज के दौर में कहे तो खबर ही दुनिया है और हमारा चैनल इस सत्य को भली भांति समझता है कि आप खबर देखने के बाद संतुष्ट होकर बोले खबर सही है, इसलिए बोल बिहारी देखना जरूरी है। चलिए अब सीधे खबर की ओर रुख करते हैं। मुंबई जाना मना है। महाराष्ट्र में किसका राज? यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि एक बार फिर मराठी न बोलने के कारण उत्तर भारत, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश से रोजी रोटी की तलाश में गए असहाय कमजोर लोगों को राज ठाकरे के गुंडे मारपीट कर रहे हैं। यह कितना सही है, इस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी भाषियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, जो केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार दोनों के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। संयोग देखिए कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, कोई अगर मगर नहीं चलेगा। यह वही राज ठाकरे है कि जिनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एक भी विधायक और सांसद तक नहीं है। तब इस तरह के दुस्साहस राज ठाकरे की पार्टी कर रही है। कल्पना कीजिए कि अगर यह पार्टी सत्ता में होती तो क्या गुंडई कर सकती थी। दरअसल पिछले 30 मार्च को राज ठाकरे अपनी पार्टी के संबोधन में लोगों से अपील करते हुए देखे गए कि राज्य में जो लोग बाहर से आते हैं, कामकाज की भाषा में मराठी नहीं बोलने पर उन्हें थप्पड़ मार मार कर मराठी सिखाया जाएगा। फिर मनसे के गुंडे बैंक से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक के साथ धमकी से लेकर थप्पड़ मारने में नहीं हिचकते हैं। यह उस राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के नाक के नीचे थप्पड़ कांड बरसाए जा रहे हैं, जिनका महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकार है। साथ ही बीजेपी को बताना चाहिए कि आपके नाक के नीचे एक ऐसी पार्टी जिसका कोई खास वजूद नहीं है, जनता पहले ही हर चुनाव में जिस पार्टी को नकार चुकी है वो खुद को पार्टी कहती है और इस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क छाप गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं और आप खामोश हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे पर चुप्पी इस बात की ओर संकेत करती है कि कहीं न कहीं मराठी अस्मिता के नाम पर वे भी इस तरह के गतिविधियों को समर्थन करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आपको याद रखना चाहिए कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। कल आप बिहार बीजेपी के प्रभारी थे और इस निकट भविष्य में यानी इस साल के अंत में ही बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और आपकी पार्टी बीजेपी जदयू के साथ वर्तमान में सरकार चला रही है बिहार में। आप जब बिहार दौरा करेंगे चुनाव के समय तो जनता आपसे चुनाव के समय सवाल करेगी, फिर क्या जवाब देंगे? क्या उस समय आप राज ठाकरे के थप्पड़ मारने का बचाव कर पाएंगे या ज्यादा अच्छा होगा कि आप राज ठाकरे को लेकर बिहार में चुनाव प्रचार करें ताकि बीजेपी का असली चेहरा लोग को नजर आ जाए
महाराष्ट्र में जारी इन सारे घटनाक्रम पर बीजेपी को निश्चित रूप से अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। राज ठाकरे के फरमान पर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस का गोल मटोल जवाब बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के यह कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा कि मराठी भाषा को तरजीह तो देनी होगी, जो कानून को हाथ में लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। सिर्फ इतना कहने से खाना पूर्ति नहीं हो जाएगा। याद रखिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता भी आपके स्टेटमेंट को देख रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश समेत इन हिंदी भाषी राज्यों की लोगों की एक ही मांग है आपसे कि देवेंद्र जी, उनके जो परिजन आपके राज्य में काम करने गए हैं उन्हें हर हाल में सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हालांकि यह भरोसा देने में केंद्र की मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस सरकार नाकाम रही है। वैसे देखा जाए तो राज ठाकरे पर दबाव बढ़ा तो मनसे कार्यकर्ता जो कल तक बैंक में दिख रहे थे, फिलहाल चुप रहने को कहा गया है। हर कोई समझ रहा है कि राज ठाकरे किसके इशारे पर चुप हुए हैं। सवाल है कि कहां गई मोदी की गारंटी? क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मोदी की गारंटी नहीं दे रहे थे? मराठी भाषा थोपने और हिंदी के बहिष्कार का जो खेल खेला जा रहा है यह बंद होनी चाहिए। राजनीति के सिक्के के दूसरे पहलू भी हैं कि अपने स्वार्थ में फिर यह राजनीतिक पार्टी भाषाई लड़ाई को कब खूनी रंग चढ़ा देंगे कोई नहीं जानता। कौन जानता है फिर कब खेल शुरू हो जाए। अगर बीजेपी गंभीर है तो मेरा मानना है कि देश में जारी भाषाई विवाद पर राज्यों को सीधा आदेश दे। यह किस तरह का फरमान है? क्या मतलब है इसका? क्या इस तरह के तुगलकी फरमान जारी किए जाएंगे लोकतंत्र में? क्या अपने ही देश में एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा? दरअसल देखा जाए तो मेरा सीधा सवाल आपसे भी है कि मराठी भाषा के नाम पर राज्य के बाहर के लोगों के साथ बदतमीजी कितना सही है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मराठी भाषा से इतना ही लगाव है तो चुनाव में जीत कर आए और राज्य में बाहर के लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दे। सीधा वैसे ही लोगों को प्रवेश दे जो मराठा भाषा सीखकर राज्य में प्रवेश चाहते हैं। लेकिन जनता तो ना तो राज ठाकरे को भुआ दे रही है और ना उद्धव ठाकरे को। इसका मतलब है कि बहुसंख्यक महाराष्ट्र के समाज के लोग बाहर से आए लोगों को पसंद भी करती है और उनका दिल खोलकर स्वागत भी करती है। उन्हें पता है कि उनके राज्य महाराष्ट्र के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हिंदी भाषी राज्यों से आए लोगों का कितना योगदान है। यह वास्तविकता है। कुछ दिन पहले ही पूर्व राज्यपाल ने बयान दिया था, यदि महाराष्ट्र से राजस्थान और गुजराती बाहर निकल जाए तो कारोबार ठप हो जाएगा। हालांकि इस बयान पर काफी बवाल भी हुआ था। अफसोस तो इस बात का है कि हिंदी भाषी बेल्ट के किसी राज्य के नेताओं ने दमदार तरीके से राज ठाकरे पर नकेल कसने की मांग तक नहीं उठाई। हाँ, संसद से लेकर सड़क तक राज ठाकरे के विरोध के नाम पर रस्म अदायगी जरूर की गई, लेकिन विरोध के नाम पर खाना पूर्ति करने से क्या राज ठाकरे और उनके गुंडे चुप बैठे रहेंगे? आखिर कब ठाकरे परिवार की हेकरी पर लगाम लगेगी? ठाकरे परिवार के गुंडई से
उत्तर भारत के लोग जो महाराष्ट्र और मुंबई में रहते हैं वो त्रस्त हैं। रोजी रोटी की तलाश में गए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ मारपीट की घटनाओं के यह वीडियो डर पैदा करता है। इस तरह के घटना के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में कथित सुशासन की सरकार की पोल भी खुल जाती है। आप देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश के छोटे स्टेशन से लेकर बड़े स्टेशन तक की भीड़ में एक बड़ी तादाद उन लोगों का है जो मजदूर है। उन्हें यहाँ की सरकार न्यूनतम मजदूरी देने में भी सक्षम नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे चौपट है, कारखाने है नहीं। फिर क्या लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्या इन राज्य सरकारों को नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ चमचमाती सड़क और बिजली उपलब्ध कर देने से बाहर की कंपनी बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं आ जाएंगे? आखिर क्यों नहीं? बिहार में नीतीश सरकार जो पिछले 20 साल से एक छत्र राज कर रही है, आप उद्योग धंधे का जाल नहीं बिछा पाए? यह सवाल सहयोगी पार्टी बीजेपी से भी है कि नीतीश कुमार के सरकार में लंबे समय तक रहने के बावजूद बिहार के लोग पलायन के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? दूसरे राज्यों में जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर ताना सुनकर भी अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। खैर, हालांकि आप अगर ठाकरे परिवार के इतिहास पर नजर डालेंगे तो बाल ठाकरे के समय से ही उत्तर भारतीयों के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। सन 60 के दशक में कभी बाल ठाकरे दक्षिण भारत और गुजराती के खिलाफ आग उगला करते थे। उन्होंने नारा दिया था, लुंगी हटाओ और पुंगी बजाओ। ऐसे नारे देकर दक्षिण भारत के लोगों को निशाना पर लिया जाता था। बाल ठाकरे का तर्क था कि दक्षिण भारत के लोगों के भारी संख्या में मुंबई आकर नौकरी करने से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलता है। बाल ठाकरे कभी हिंदुत्व और कभी मराठी अस्मिता के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहे, जिसका असर भी दिखा। शिवसेना जल्दी ही सत्ता में आ गई, लेकिन बाल ठाकरे के मरने के बाद शिवसेना धीरे धीरे कमजोर होता हुआ शिवसेना के 3 फाड़ हो चुके हैं। बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, जिसको चाचा का उत्तराधिकारी माना जाता था, पहले उन्होंने शिवसेना छोड़ दिया। लेकिन जब शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे पुत्र मोह में उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से ज्यादा तरजीह देना शुरू किया तो पार्टी में पहली टूट हुई राज ठाकरे के नाम पर। वे साल 2005 में ही शिवसेना से अलग होकर 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। ठीक अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए राज ठाकरे भी उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भले ही साल 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें राज ठाकरे की पार्टी जीत गई हो, लेकिन अगले 2014, 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल सका। एक ऐसी पार्टी जो आज हाशिए पर खड़ी है, महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह नकार चुकी है, आज वो पार्टी फिर से आगे बीएमसी चुनाव को देखते हुए
जनता को भ्रमित करने के लिए मराठी अस्मिता के चादर के नीचे बाहरी लोगों को थप्पड़ मारकर भाषा सीखने का ऐलान करती है। तो वही बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे भी पिता के विरासत को संभालने में पूरी तरह विफल रहे। साल 2019 में मुख्यमंत्री बनने के मतभेद होने पर शिवसेना ने बीजेपी से दशकों पुराना रिश्ता एक झटके में तोड़ दिया और वे कांग्रेस शरद पवार की गोदी में जा बैठे। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने तिकरम लगाकर एकनाथ शिंदे को उकसाकर शिवसेना को दो फाड़ कर दिया। यह तो जगजाहिर है। ठाकरे परिवार में सबसे पहले जनता ने पिछले कई विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे को नकार दिया। अब उद्धव ठाकरे जो असली शिवसेना पार्टी का दम भरती थी, एकनाथ शिंदे ने पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को पानी पिला दिया। असली और नकली शिवसेना की पार्टी की लड़ाई में अब फैसला जनता भी दे चुकी है। अब उद्धव की नजर भी अगले बीएमसी चुनाव पर है, जहां पार्टी 1997 से लेकर 2022 तक सत्ता का मलाई खाती रही। यह वही बीएमसी है जिसको एशिया का सबसे महंगा नगर निकाय माना जाता है। देश के कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा इसका बजट होता है। एकनाथ शिंदे तो दोनों भाई की लड़ाई में बाजी मारकर बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, तो पुराने शिव सैनिक आज धूल फांक रहे हैं। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे उद्धव और राज ठाकरे आगामी बीएमसी चुनाव में अगर साथ नहीं आए तो संभव है कि एकनाथ शिंदे फिर से बीजेपी के साथ मिलकर आखिरी पटकनी देने को तैयार दिख रहे हैं। देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के असल शिवसेना के वारिस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने की जिद उन क्षेत्रीय दलों के आकाओं के लिए चुनौती है जो किसी क्षेत्रीय पार्टी पर कब्जा अपने ही परिवार तक सीमित रखना चाहते हैं। उद्धव के शिवसेना का जो हास्य महाराष्ट्र में हुआ, वो कहीं किसी राज्य के क्षत्रपों को भी भविष्य में झेलना पड़ सकता है। अब आते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी लागू करती है, जिसके तहत हर राज्य में त्रिभाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके तहत एक हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी स्थानीय एक भाषा में सरकारी कामकाज को करने की छूट पहले से ही है। हालांकि महाराष्ट्र में पहले से ही सरकारी कामकाज मराठी भाषा में निष्पादन किए जाते रहे हैं, लेकिन निजी बैंकों में यह लागू करना संभव नहीं है। कारण दूसरे राज्यों से आकर लोग परीक्षा पास करके नौकरी पाते हैं। उन्हें अब महाराष्ट्र आने पर मराठी सीखने के लिए दबाव किया जाएगा, तो वो कहां से मराठा सीख पाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या समय नहीं आ गया जब हम और आप ग्लोबल विलेज के युग में रह रहे हो, वहां भाषाई लड़ाई पर केंद्र सरकार को कोई ठोस प्रारूप नहीं तैयार करना चाहिए। आप नजर दोहराएंगे तो देखेंगे कि हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों में भी समय समय पर जोरदार विरोध हुआ है, जिसका एक अलग इतिहास रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदी को लेकर दुर्भावना तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है।
आप जरूर राय दें कि सरकार को इन राज्यों से मिलकर क्या उन्हें विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए? आखिर हिंदी को लेकर इतनी नफरत क्यों है? अगर हर राज्य में अपने क्षेत्रीय भाषा को हिंदी पर तरजीह दिया जाना लगेगा तो सरकारी कामकाज में एक रूपता कैसे आएगा? मान लीजिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो बिहार के हैं, उनकी पोस्टिंग कभी तमिलनाडु में होती है, फिर कभी महाराष्ट्र में होती है, फिर कभी केरला में होती है। यदि संबंधित राज्य के लोग यह अपेक्षा करेंगे कि उनके ही भाषा में कामकाज हो तो उस कर्मचारी को कितनी भाषा सीखनी पड़ सकती है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश के ही लोग महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जाकर नौकरी करते हैं। इन राज्यों के भी लोग बिहार और अन्य हिंदी भाषी राज्यों में नौकरी करने जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एक कर्मचारी जो महाराष्ट्र के हैं और उनका पोस्टिंग मिथिला क्षेत्र सुपौल में हो जाता है, तब तो उन्हें भी मैथिली सीखकर आनी चाहिए। आगे हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि मिथिला की जनता यह मांग रख दे तो फिर सरकार के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, आप कल्पना कीजिए। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल बोल बिहारी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आपको प्राप्त हो। शुभ रात्रि।